हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। हमारी कुछ लेसन्स यहाँ पे बची हुई है तो उसको मैं कवर करूँगी। तो अभी हम लोग फिफ्थ एडिशंस को फॉलो कर रहे हैं और सिक्स एडिशन की जो न्यू एडिशन आ चुकी है उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड ऑन हुई है, 6 चैप्टर ऐड ऑन हुई है, तो उसकी भी लेसन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको बस एक काम करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो 100 से भी ऊपर यहाँ पे आपको लेसन देखने को मिलेगी। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लेसन थी। उसी तरीके से अब हम लोग इंटर स्टेट देखेंगे। इट मीन्स कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट में किस तरीके से रिलेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसी है, टैक्सेस का क्या लेन देन है, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जोनल काउंसिल के बारे में भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये स्टेट की जो यहाँ पे आपकी रिलेशन है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, ये चीज़ें अगर आप लोग इन दोनों चैप्टर्स पे कमांड कर लिए ना, तो आप समझिए कि आपका तो 40% काम ऐसे ही हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ों में आपका जो है देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये स्टेट परफॉर्म करती है। हम लोग अभी इंटर स्टेट जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम लोग जो है वाटर की डिस्प्यूट देखेंगे। वाटर का जो आप लोग देखते हो कि कोई भी रिवर है तो वो 2-3 स्टेट से होते हुए गुजरती है और उसी के पानी के लिए जो है ना हर एक स्टेट झगड़ा करते रहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो अराइज हुई, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हर एक स्टेट का अपना अपना क्या रोल होता है और एक दूसरे के प्रति जो है किस तरीके का रोल होता है, ये भी देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो एज यूजुअल आप लोग प्लेलिस्ट में आ सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो बात करती हूँ इंटर स्टेट रिलेशन की। इससे पहले सारी चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कंप्लीट करी हूँ और बीच बीच में जो भी चैप्टर छूट गई है उसको मैं अब यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटर स्टेट रिलेशन की, तो सबसे पहली बात है कि सक्सेसफुल फंक्शन करी हमारी इंडियन फेडरल सिस्टम, जो कि न सिर्फ यहाँ पे डिपेंड है हमारे हारमोनियस रिलेशन और क्लोज कॉपरेशन जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में, बट ऑल्सो यहाँ पे इंटर स्टेट रिलेशन भी है यहाँ पे। इट मीन्स कि फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, जो कि हम लोग फेडरल सिस्टम के ऊपर भी एक चैप्टर है पूरी, उसको भी आप लोग देख सकते हो कि अगर फेडरल सिस्टम में आप लोग को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो। फेडरल सिस्टम कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लेवल पे अलग होती है। तो पंचायती राज सिस्टम है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, इस तरीके की जो है हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है सारी यहाँ पे जितने भी काम है। तो फेडरल सिस्टम ही जो डिपेंड है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं सेंटर और स्टेट के ही बीच में, बल्कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में भी जो अच्छी रिलेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे कॉपरेट और मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कुछ प्रोविजन दिया गया है इंटर स्टेट कॉमिटी को लेकर। तो क्या क्या है? सबसे पहले है कि इंटर स्टेट, यानी कि सबसे पहली बात आती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर। एक रिवर अगर 2-3 स्टेट से होकर गुजर रही है तो इसमें जो वाटर डिस्प्यूट हो जाते हैं उसके एडजुडिकेशंस के लिए भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपका प्रोविजन रखा गया है। कहने का मतलब है कि इस तरीके के डिस्प्यूट का जो फैसला देना है ना, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। साथ ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है इंटर स्टेट काउंसिल में, तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। म्यूचुअल रिकॉग्निशन है पब्लिक एक्ट्स का, रिकॉर्ड का और जुडिशियल प्रोसीडिंग का। साथ ही फ्रीडम है इंटर स्टेट ट्रेड करने का, कॉमर्स है और इंटरकोर्स। तो ये सारी चीज़ों को, यानी कि ये 4 ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। इसी के साथ साथ जोनल काउंसिल है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये हमारी इंटर स्टेट कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम मोस्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। सबसे पहले आपको आर्टिकल याद करनी है और ये है आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रोवाइड करती है कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई भी वाटर डिस्प्यूट हो रही है, तो उसके लिए एडजुडिकेशन दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको फैसला भी दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट में अगर बात करें तो बाय लॉ, इट मीन्स कि कानून के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी डिस्प्यूट को और कोई भी कंप्लेन अगर यहाँ पे आपका वाटर का कंट्रोल को लेकर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आती है, या फिर यूज़ को लेकर यहाँ पे निकलता है किसी भी इंटर स्टेट रिवर को या फिर रिवर वैली को लेकर, तो यहाँ पे आपका एडजुडिकेशन दिया जाएगा। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा कानून जो बनाया गया है उसमें ये सारी प्रोविज़न है कि कोई भी रिवर अगर आपकी जा रही है, यानी कि कावेरी रिवर की ही बात करूँ तो कावेरी रिवर में क्या है कि आप लोग देखते हो कि यहाँ पे किस तरीके से 4 स्टेट है इससे आपके एसोसिएटेड है। तो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं हर एक वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो इस डिस्प्यूट में आप लोग देखते हो कि कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी भी है, केरल भी है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस पानी का, कावेरी वाटर का यूज़ कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, 4 स्टेट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, और वो पानी का कंट्रोल कैसे करना है। तो ये 3 चीज़ है जिसपे कि यहाँ पे आपका एडजुडिकेशन जो है, फैसला जो है, वो यहाँ पे कानून के द्वारा दिया जाएगा। सेकंड थिंग है जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट
और ना ही कोई अदर कोर्ट है जो कि इस तरीके की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी। यानी कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो आपका है वो इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है ना, वो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा ही कानून बनाया गया है, तो उसी के तहत यहाँ पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड हो गई और कोई ना कोई यहाँ पे आपकी जो है स्टेट कोर्ट या फिर कोई भी सेशन कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो गई। यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शंस दिया जाएगा वो सिर्फ यहाँ पे एक पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के ही दिया जाएगा। इस प्रोविजन के तहत अगर हम लोग देखें तो पार्लियामेंट जो है ना, दो तरीके की कानून बनाई है। एक है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 की और दूसरी है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 की। तो ये दोनों कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। अब इसी में जितनी भी आपकी रिवर्स का डिस्प्यूट है वो यहाँ पे आपका सेटलमेंट होगा। तो रिवर बोर्ड एक्ट की बात करें तो वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है रिवर बोर्ड, जो कि यहाँ पे रेगुलेट करेगी और इंटर स्टेट जो रिवर है उसको डेवलप करेगी और जितनी भी रिवर वैली है। रिवर बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और किसके रिक्वेस्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में। जो भी स्टेट में इस तरीके की डिस्प्यूट है और वो स्टेट के द्वारा एडवाइस दिया गया था, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरीके की एक रिवर बोर्ड को इस्टेब्लिश करे थे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर की गई है कि वो यहाँ पे एडहॉक ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी डिस्प्यूट है दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में, अगर कोई भी रिवर वाटर को लेकर अगर डिस्प्यूट है तो वो यहाँ पे एडजुडिकेशन देंगे। अब बात आती है एडहॉक ट्रिब्यूनल का जो यहाँ पे गठन करने का काम, यहाँ पे आपका जो हक दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, ऑब्वियस है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे हक दिया गया वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत। तो ये जो एडहॉक ट्रिब्यूनल है, कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल ऑलरेडी है। जैसे आप लोग एनजीटी देखते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, तो ये इन्वायरमेंट को लेकर जो है किसी भी तरीके का आपका जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट होता है उसको देखती है। तो इसी तरीके से एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इट मीन्स कि जब ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर रिवर जो है ना, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट जो है पहले यानी कि 1956, आप लोग देख सकते हो कि आज़ादी के 9 साल के बाद ये बनाई गई है। तो उस समय क्या था ना कि इतना ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं था और कोई भी लोग ऐसा नहीं सोच पाए थे कि आगे आने वाले 70 सालों के बाद भी जो है इतना ज़्यादा ये जो लड़ाई है और बढ़ते जाएगी। तो उस समय एडहॉक लेवल पर बनाया गया कि ठीक है, अभी जो जो स्टेट में इस तरीके का एडवाइस दिया जा रहा है कि उनको अगर यहाँ पे एडजुडिकेशन चाहिए या फिर कंट्रोल चाहिए, यूज़ चाहिए रिवर वाटर को लेकर, अगर किसी और स्टेट के साथ उनका मतभेद है, उनको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। जब स्टेट यहाँ पे डिमांड करेंगे तो उनके लिए उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। एडहॉक मीन्स होती है टेम्प्ररी। तो जब ये आपका डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, जब वहाँ पे एडजुडिकेशन दे दिया जाएगा, फैसला कर दिया जाएगा कि उस रिवर का किस किस स्टेट में कितना कितना पानी इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यूज़ कर दिया जाएगा और कंट्रोल की अथॉरिटी यहाँ पे दे दी जाएगी, तब इस ट्रिब्यूनल को जो है यहाँ पे आपका डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये पर्पस था पहले इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के तहत जो है, याद रखिएगा, एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाने का पहले फंडा था। फिर ये जो डिसीजन है ट्रिब्यूनल का, ये फाइनल भी होगा और बाइंडिंग भी होगा। तो फाइनल और बाइंडिंग कहने का मतलब इसलिए यहाँ पे था, फाइनल और बाइंडिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप एंड हो गया, जो भी ये फैसला देती है कि कावेरी रिवर का वाटर जो है आपके कर्नाटक रीजन को ज़्यादा मिलेगा, तमिलनाडु को कम मिलेगा, पुदुचेरी को एकदम ही कम मिलेगा। तो ये अगर यहाँ पे फैसला दे दी तो इसी को मानना होगा, ये सारे स्टेट को, ये स्टेट जो है ना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग रखा गया है। क्योंकि क्या बातें कही गई थी पहले कि सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट अगर इन्वॉल्व नहीं करना है तो इस तरीके के ट्रिब्यूनल को ही बाइंडिंग करना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे रखी गई थी कि इस ट्रिब्यूनल का जो यहाँ पे डिसीजन है वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और भी कोर्ट जो है इस तरीके से वाटर डिस्प्यूट के ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती है। फाइन। तो ये बातें तो है एडहॉक ट्रिब्यूनल के बारे में। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यही कहा गया है कि क्यों यहाँ पे ज़रूरत है एक्स्ट्रा जुडिशरी मशीनरी का, कि इस तरीके से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है अगर ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे जो है स्टेट की यहाँ पे डिमांड पूरी नहीं हो रही है, स्टेट में जो पब्लिक लोग हैं और वो जो यहाँ पे लार्ज प्रोपोर्शन में वाटर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अगर आपका एडजुडिकेशन नहीं दिया जा रहा है एडहॉक ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे सुनवाई कर सकती है और सुनवाई करती भी है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर, जब हद से ज़्यादा आपका बढ़ जाता है चीज़ें। तो वो बातें भी कही गई है। लेकिन अभी तक आप देखोगे कि 2016 में ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अभी तक सेटअप करी है। जो नाम है ट्रिब्यूनल का उस ईयर का, वो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया और जो भी स्टेट है वो आप लोग देख सकते हो कि इस टेबल में आपका इन्वॉल्व है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या यहाँ पे कहानी है। सबसे पहले अगर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करूँ तो इसको बनाया गया था 1969 में, और इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, जिस जिस स्टेट से आपकी कृष्णा वाटर आपकी पास होती है, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आते हैं गोदावरी
वाटर डिस्प्यूट, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि कभी कभी ये आपका जो है मैच दी फॉलोइंग में आती है, या फिर अगर आप लोग मेंस के आंसर लिखते हो पॉलिटी में, तो उसमें भी आप लोग को ये सारी एग्जाम्पल देने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होता है। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट का तो आप लोग देख ही सकते हो, और महादाई वाटर डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ की जो वाटर डिस्प्यूट है वो हमेशा न्यूज़ में रहती है। तो क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उसमें आप लोग जो इस तरीके का आंसर भी लिख सकते हो। तो इसलिए हर एक तरीके का जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो किस किस स्टेट से बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आ गई। नर्मदा है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, तो यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है। और एक सेकेंड, हाँ यही थर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे महाराष्ट्र भी है। तो 1969 में ये तीनों बनाई गई थी। अब आते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1986 में। 1986 में रवि और जो बीएस वाटर डिस्प्यूट सेटलमेंट है, सेटलमेंट नहीं ट्रिब्यूनल है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आ गई, ये 1990 में बनाई गई है। इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। सेकंड, फिर यहाँ पे दूसरी बार कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2004 में, जिसमें अगेन यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। फिर वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2010 में, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। महादाई वाटर डिस्प्यूट है, जो कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में 2010 में बनाई गई थी। तो आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपकी ट्रिब्यूनल बनाई गई है। तो 2016 तक की बात बताई जा रही है कि अब तक यहाँ पे 8 ट्रिब्यूनल बनी है। तो ये सारे 8 ट्रिब्यूनल का आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिब्यूनल तो क्यों बनाया जाता है और किस तरीके से जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो आपका सेटलमेंट किया जाता है, तो उसके लिए 2 कानून बनाया गया था। 2 कानून के तहत जो है आपका एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही थी, ठीक है। अब देखते हैं एक न्यू बात, जो कि है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। 262 में आप लोग देख लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है। 263 आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल को जो है इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है, जिससे कि एक अच्छा खासा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन निकल कर आए स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में। तो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है इस तरीके के काउंसिल को। तो सबसे पहली क्वेश्चन यही बनती है कि इस तरीके के काउंसिल को कौन यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और कभी भी, ठीक है, इट अपेयर्स टू हिम, अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को ये सर्व किया जाना चाहिए इनके इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। वो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी को भी डिफाइन करती है कि किसके द्वारा, इस काउंसिल के द्वारा क्या क्या परफॉर्म किया जाएगा, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीजर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो डिफाइन किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इवन दो जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो ड्यूटीज़ जो इंटर स्टेट काउंसिल की है उसको डिफाइन भी करें। आर्टिकल 263 में आपको कुछ ड्यूटीज़ भी देखने को मिलेगा जो कि असाइन किया गया है, और वो कुछ इस मैनर में आपका करना है, यानी कि इंक्वायरी करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे एडवाइस करनी है डिस्प्यूट में, जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में ये आपका रिवर को लेकर डिस्प्यूट आपका निकला है। सेकंड है कि इन्वेस्टिगेट करनी है, डिस्कस करनी है कुछ सब्जेक्ट जिसमें कि स्टेट और जो सेंटर है या फिर सेंटर और स्टेट है उनकी कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सबसे पहले इंक्वायरी करनी है। जो जो प्रोसेस होता है आप लोग को भी पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके स्टेट में कोई भी आपका रिवर वाटर डिस्प्यूट निकला है, तो आप लोग सोचिए कि आप लोग क्या क्या स्टेप उठाइएगा। सबसे पहले इंक्वायरी कीजिएगा कि अच्छा कौन कौन सी स्टेट इसमें इंक्लूड है। सेकंड थिंग है कि फिर फर्दर आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिएगा कि क्या क्या रीज़न है जिसके कारण ये डिस्प्यूट निकल कर आया है, और जो जो सब्जेक्ट में आपकी डिस्प्यूट है वो सारे स्टेट जो कि इस रिवर वाटर डिस्प्यूट में इंक्लूड है उनके साथ आप डिस्कस करोगे। साथ ही यहाँ पे क्या है कि एक रिकमेंडेशन बनाओगे। आप जब डिस्कस कर लिए, आपको निष्कर्ष पता चल गया, तो फिर अपनी रिकमेंडेशन लिखोगे उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर, और पर्टिकुलरली वो जिसमें कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। ऐसा पॉलिसी लॉ और ऐसा रिकमेंडेशन आपको देना है जिससे कि उन स्टेट के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। साथ ही इस काउंसिल का फंक्शन है कि वो इंक्वायरी करे और एडवाइस करे इंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, जो कि आर्टिकल 131 के तहत दिया जाता है, जिसमें एक लीगल कंट्रोवर्सी को डिसाइड की जाती है, वो भी गवर्नमेंट के बीच में। तो इस तरीके से भी फंक्शन करना है कि एडवाइस करना है इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेकर। अब काउंसिल जो है वो यहाँ पे किसी भी कंट्रोवर्सी के साथ जो है डील कर सकते हैं, चाहे वो लीगल हो या फिर नॉन लीगल हो, लेकिन इनकी फंक्शंस जो है वो एडवाइजरी है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल कैसी है, वो एडवाइजरी है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकती है। अगर हम लोग ऊपर की प्रोविजन देखें जो कि आर्टिकल 263 में थी, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायरी करनी है और रिकमेंडेशन देनी है, 3 चीज़ तो बेसिक यही करोगे। अगर आप लोग भी काउंसिल के मेंबर आप लोग को बना दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, बेसिक तो यही 3 चीज़ करोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि उनका काम क्या है। साथ ही यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे फॉलोइंग काउंसिल को इस्टेब्लिश करी है, जिससे कि रिकमेंडेशन दिया गया है बेटर कोऑर्डिनेशन को लेकर पॉलिसी और एक्शन का कुछ सब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ होनी चाहिए,
सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे 4 रीजनल काउंसिल होनी चाहिए सेल्टेक्स का, वो भी नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न जोन में। साथ ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन होनी चाहिए और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, इसको भी सेटअप करना चाहिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। तो ये 4 ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया था कि इस तरीके का जो है काउंसिल को सेटअप करना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने ऐसा ऐसा सेटअप भी करी थी, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे कि इंटर स्टेट काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग सेंटर स्टेट में देखे थे कि सरकरिया कमीशन है, जिनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस था कि परमानेंट एक स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी कि सरकरिया कमीशन भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, वो भी आर्टिकल 263 के तहत। ये जो रिकमेंडेशन था, इनकी रिकमेंडेशन में क्या था कि डिफ्रेंशिएट था, इंटर स्टेट काउंसिल को दूसरे बॉडी से अलग रखना है, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा सेम, यानी कि 263 के तहत ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ भी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट है, 4 अदर काउंसिल बनाई गई है हर एक रीजन की। तो ये सारे काउंसिल को ना अलग रखना है, वो भी इंटर स्टेट काउंसिल से। ओके, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है इनके द्वारा, यानी कि ये सरकरिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी, इनका कहना है कि इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल इसको कहना है। जो कमीशन है वो यहाँ पे रिकमेंड करी थी कि जो काउंसिल है उनको यहाँ पे चार्ज करना होगा जो भी ड्यूटीज़ रखी गई है आर्टिकल 263 के क्लॉज बी और क्लॉज सी के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया था सरकरिया कमीशन का, वो भी यहाँ पे कब, तो जनता दल गवर्नमेंट जो है, जिनमें वीपी सिंह के द्वारा हेड किया जा रहा था, वो यहाँ पे स्टैब्लिश करे थे इंटर स्टेट काउंसिल को, वो भी 1990 में। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल कब हुआ था। तो ये 1990 में हुई थी। कौन से गवर्नमेंट में हुई थी, तो ये है जनता दल गवर्नमेंट। इसको कौन हेड कर रहे थे, वीपी सिंह। और रिकमेंडेशन किनके द्वारा दिया गया था, तो सरकरिया कमीशन, ठीक है। एक ही सेंटेंस में से आपकी कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर आती है। अब यहाँ पे इनका क्या कहना था कि काउंसिल में कौन कौन होंगे। सबसे पहला है कि प्राइम मिनिस्टर तो होंगे जो इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के। थर्ड है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे यूनियन टेरिटरीज़ की, जिनकी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे यूनियन टेरिटरीज़ की, जिनमें कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। फिर यहाँ पे गवर्नर्स है स्टेट के, जो कि प्रेसिडेंट रूल है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जहाँ पे लग रहे हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का ही, वहाँ पे पूरी तरीके से प्रेसिडेंट का ही ये हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो वहाँ के उस स्टेट की जो है गवर्नर होंगे। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसमें कि होम मिनिस्टर है, जिनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। 5 मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल रैंक के, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, और इनको यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, और वो यहाँ पे परमानेंट इन्वाइटी भी होंगे काउंसिल के। तो इस तरीके से यहाँ पे काउंसिल की कंपोजिशन बनके तैयार हो गई। चेयरमैन होंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के, साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर है, जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती यूनियन टेरिटरी में वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ पे कई गवर्नर होंगे, ठीक है, फाइन। ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है कंपोजिशन आपका तैयार हो गया। अब ये काउंसिल का नेचर कैसा है, तो ये रिकमेंडरी बॉडी है। समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाए कि ये काउंसिल कैसी है, एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, या फिर किस तरीके की बॉडी है, तो यहाँ पे रिकमेंड करती है जो भी इश्यूज़ यहाँ पे इंटर स्टेट से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट से रिलेटेड है, या सेंटर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। इनका एम है कि एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए, जब भी दो लोग आप लोग के बीच में, यानी माता पिता, आप मान लीजिए यहाँ पे कि सन और फादर है, डॉटर और मदर है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपकी एग्जांपल ले रही हूँ, इनके बीच में जो है ना एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, समटाइम्स आप देखते हो कि क्या कहते हैं, पुत्र को यानी कि सन को फादर का बात अच्छा नहीं लगता, हर एक बेटे को पापा का बात अच्छा नहीं लगता, और डॉटर को क्या लगता है कि मम्मी का बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक जनरेशन गैप हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बैठाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो क्या होगा, एक फैमिली जो है ना टूट जाएगी, तहस नहस हो जाएगा, सब अपने डिमांड को लेकर हल्ला करते रहेंगे, और क्या होगा, फाइनली सब सेपरेट हो जाएंगे। तो फैमिली को तो जोड़ के रखना है ना, तो फैमिली को जोड़ के रखने में क्या बातें आती है कि कोऑर्डिनेशन, पापा को थोड़ा बेटे का बात मान लेना चाहिए, बेटे को पापा का बात मान लेना चाहिए, मम्मी को बेटी की बात मानना चाहिए, बेटी को मम्मी का बात मानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बेटा को मम्मी का बात नहीं मानना चाहिए और बेटी को पापा का बात नहीं मानना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि एक फैमिली में जो है ना, अगर कहीं पे खटपट होती है तो उसको कोऑर्डिनेशन के साथ ही, यानी कि एक सलाह मशवरा के साथ ही उसको बैठाया जाता है। तो हमारी कंट्री भी क्या है, एक फैमिली है बड़ी।
इसमें हेड कौन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और हमारी जितनी भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, वो इनके बच्चे हैं, यानी कि सन और डॉटर है। ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करना है, क्योंकि इतने सारे स्टेट है, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसमें ज़रूर है कि कोई ना कोई इशू लेकर जो है हमेशा झगड़ा होते रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं कला होते रहेगा। तो ऐसे ही अगर होते रहे तो फिर कैसे चलेगा। हमारी कंट्री में ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करेगा, ना ही जीडीपी पे बात करेगा, ना ही अपने डेवलपमेंट की बात करेगी, सब तो यहाँ पे झगड़ा को रिजॉल्व करने में ही बात चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे काम नहीं करनी है। करना क्या है, यहाँ पे बेसिक फोकस देना है कि ऐसा बॉडी बनाना है जो कि यहाँ पे सेंटर की भी बात सुने, यहाँ पे आपकी स्टेट की भी बात सुने, इस यूनियन टेरिटरीज़ की भी बात सुने, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी, यूनियन टेरिटरीज़ जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है वो भी। साथ ही अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ के गवर्नर भी होना चाहिए। इससे क्या है ना कि कोई भी स्टेट और कोई भी यूनियन टेरिटरीज़ नहीं छूट पाया, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इंक्लूड है इस काउंसिल में, और उनको स्वतंत्र है कि वो अपनी सारी बातें रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो कि फादर, आप समझ लीजिए गॉड फादर है वो तो कंट्री के। तो वो क्या करेंगे, सारे अपने बच्चों लोग का बात सुनेंगे कि किसको किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, पानी को लेकर किसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, किसको किस चीज़ का पानी नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ों को देखेंगे। एक यहाँ पे आपका जो है मिडिल पाथ का एक फॉर्मूला अपनाएंगे और उसी को यहाँ पे लेकर चलेंगे, जिससे कि सारे स्टेट खुश हो, हैप्पी हो, है कि नहीं। चलिए ये काम है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे क्या है कि कुछ ड्यूटीज़ है जो कि देख लीजिए क्या क्या ड्यूटीज़ है। सबसे पहला, अगर कोई भी सब्जेक्ट है इस तरीके का वाटर से रिलेटेड, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना है, डिस्कस करना है सेंटर्स स्टेट के बीच में जिनमें कि कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। रिकमेंडेशन देना है किसी भी सब्जेक्ट का जो कि बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पॉलिसी और एक्शन का। डिलिब्रेट करनी है इन सब मैटर्स को जो कि इन आपका जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए स्टेट का, और इसको डेफर्ड भी किया जाना चाहिए चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, तो चेयरमैन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा रेफर्ड भी किया जाना चाहिए। तो ये बेसिक आपका जो काम है वो यहाँ पे काउंसिल का है। तो काउंसिल जो है ना एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, यानी कि 3 बार जो है एक साल में उनको मिलना ही है, और इनकी मीटिंग जो है वो कैमरा में होती है और सारे क्वेश्चंस को डिसाइड किया जाता है कंसेंसस। जैसे आज के डेट में कोरोना वायरस है, तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे मीटिंग हो रही है, सब कोई जो है ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर सारे चीफ मिनिस्टर जो है ऑनलाइन यहाँ पे जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये भी जो काउंसिल है ना इसकी भी मीटिंग जो है ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह आप लोग सोचिए कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, सबको ये रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर कहाँ बात करना है, कहाँ बात कर सकते हैं। और सबका टाइम मैचिंग नहीं हो सकता, हर एक स्टेट में अलग प्रॉब्लम है, हर एक स्टेट में अलग तरीके के बैरियर है, पता नहीं कोई चीफ मिनिस्टर उस दिन अगर बिजी हो नहीं आ पाए, तो ये भी काम है। तो सबसे अच्छी बात होती है कि ऑनलाइन और वीडियो कॉलिंग होती है, जिसमें कि एक टाइम दे दो, सबको यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उस तरीके से बातें होती है। तो ये भी काम वैसे ही होता है, हालांकि ये पहले से होता आ रहा है, और अभी तो कोरोना वायरस के कारण जो है हमारे पीएम जो है सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ही। तो यहाँ पे आपका एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है इस काउंसिल की। तो स्टैंडिंग कमेटी क्यों होती है, कमेटी का काम क्या होता है। कमेटी इसलिए बनाई जाती है ना कि जैसे ये क्या है, काउंसिल आपकी रिकमेंडरी बॉडी है, यानी कि ये रिकमेंडेशन दे रही है, तो इसके रिकमेंडेशन को ये चेक एंड बैलेंस करती है, ये इसको क्रॉस चेक करती है कि ये जो रिकमेंडेशन दे रही है ये कितने हद तक वैलिड है, कितने हद तक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितने हद तक सही में ये रिकमेंडेशन दे रही है जो कि स्टेट चाह रही है, स्टेट के लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे देखकर ये रिकमेंडेशन दे रही है कि नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कमेटी देखती है। तो स्टैंडिंग कमेटी भी है इस काउंसिल की, जिसको 1996 में बनाया गया था, यानी कि ये जो काउंसिल है वो आपकी 1990 में बनी थी, और 6 साल के बाद यहाँ पे कमेटी भी बना दिया गया, जो कि कंटिन्यूस कंसल्ट करती है और प्रोसेसिंग भी करती है सारे मैटर्स को जो कि इस काउंसिल की है। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले यूनियन होम मिनिस्टर है जो कि चेयरमैन होते हैं। अब इस कमेटी में पीएम तो चेयरमैन होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस काउंसिल के पीएम है, चेयरमैन है पीएम, तो यहाँ पे चेयरमैन कौन होंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री होंगे। साथ ही 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 चीफ मिनिस्टर होंगे। तो इस कमेटी के इतने मेंबर्स हैं। अब काउंसिल की बात करें तो इसको असिस्ट किया जाता है एक सेक्रेटेरिएट के द्वारा, जो कि इसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये सेक्रेटेरिएट आपका 1991 में बनाया गया था, और इसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2011 से आप देखोगे तो ये भी ऐसे फंक्शन कर रही है सेक्रेटेरिएट ऑफ जोनल काउंसिल जैसा। तो जोनल काउंसिल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जोनल काउंसिल की जो सेक्रेटेरिएट है उसी की जैसा ये भी जो है इस कैबिनेट की जो सेक्रेटेरिएट, इस काउंसिल की जो सेक्रेटेरिएट है उसी की जैसा ये भी काम कर रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में। तो काफ़ी चीज़ें अभी हम लोग को देखना बाकी है, नेक्स्ट लेसन में ऐसे कंटिन्यू कर दूंगी। ये सारे लेसन आपको इतने ज़्यादा लेंदी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 56-65 आपकी क्वेश्चन वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग की ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेने वाली हूँ। ये सब ऐसी है जो कि आप लोग बीच बीच में देखते जाओ, आपकी साइड बाय साइड यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट होते जाए, और भी जो पोर्शन है मैं उसको कंप्लीट करूँगी। शंकर IAS अकेडमी की भी अभी कुछ लेसन बाकी है, ज़्यादा नहीं है, उसकी 3
3-4 लेसन आएगी और आपकी वो बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी भी मैं लेसन जल्दी कंप्लीट करा दूँगी और साइड बाय साइड आपकी मार्च की भी जो मंथली मैगज़ीन है उसको भी कंप्लीट करानी है। आपकी इनसाइट आईएएस की जो क्विज़ वाली सेशंस है वो भी चलती रहेगी। तो इस तरीके से मैं बीच-बीच में आपको लेसन देते रहूँगी जो 10 से 15-20 मिनट तक का होगा, जो कि आपका ज़्यादा टाइम ना ले। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, आप आगे भी और लेसन चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग इस लेसन को पसंद कर रहे हो। तो मुझे भी अंदर से ये इंतज़ाज़्म रहता है कि मैं आप लोग के लिए लेसन लेकर आऊँ। आप लोग कमेंट नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये नीड नहीं है। ओके, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग ज़रूर मुझे ये शो करते रहिए कि आप लोग को ये सारी लेसन्स चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।